Hello everyone, my name is Khushbu Kapoor and today we will discuss question answers that is of chapter cell division. Okay. तो क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने का हमारा मोटिव ये होता है कि क्वेश्चन आंसर्स अगर हम डिस्कस करेंगे तो इससे आपका जो राइटिंग स्किल्स है बेसिकली जो आप एग्जाम्स में बेसिकली हमको क्या करना है, हमें पढ़ते तो केवल नहीं रहना, तो एग्जाम्स में जो आपका लिखने की मतलब कैपेबिलिटी है वो थोड़ी इंक्रीज होती है, आपका आंसर्स को रिप्रेजेंट करने का जो आइडिया है वो इनहांस होता है। तो दैट्स व्हाई हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेके आए हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे और आई होप ये आप लोग को हेल्प करेगा। Okay, so the first question is what is direct cell division? But डायरेक्ट सेल डिवीजन डायरेक्टली पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है। अगर हम किसी चीज के बारे में जान रहे हैं तो उससे पहले हमको उसका बेसिक पता होना चाहिए कि सेल होता क्या है। तो आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा कि सेल बेसिकली सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट मीन्स कि सेल एक ऐसा चीज है जिससे हम बने हुए हैं, यानी कि सेल हमारा स्टार्टिंग है। सपोज करो आप लाइफ कैसे स्टार्ट करते हो, सेल। इसके लिए बहुत बेस्ट एग्जांपल हमेशा हमको बुक्स में देखने को मिलता है। इट्स लाइक कि हम जैसे वॉल का फॉर्मेशन करें, यानी कि दीवार बन रही है, किसी के घर में घर वर बन रहा है, सबके घरों में जैसे काम चल रहा है, घर बन रहा है। तो जब घर बनता है तो हम क्या करते हैं, एक एक ईंटे को इकट्ठा करते हैं, उनको सीमेंट से जोड़ते हैं और वो पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे मतलब ब्रिक्स होते हैं वो किसका काम करते हैं, सेल। क्योंकि अगर वो ब्रिक्स को हम कंबाइन नहीं करेंगे तो वॉल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो इन द सेम वे सेल भी ऐसे ही होता है। सेल क्या करता है कि कई सारी सेल्स मिलकर क्या करती हैं, पूरे बॉडी ऑर्गेनिज्म को, पूरे ऑर्गेनिज्म को तैयार करती हैं, वैसा बोल सकते हो, जैसे कई सारी ब्रिक्स मिलकर एक दीवार को तैयार करती है। तो सेल हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट होता है। सेल करता क्या है, अच्छा ये तो हम समझ गए कि हाँ मतलब सेल से हम बने हुए हैं, सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। बट फंक्शन क्या है सेल का, सेल क्यों इंपॉर्टेंट है। और भाई देखो, अगर सपोज करो जैसे कि आप बोल रहे हो कि फंक्शन क्या है, तो ब्रिक्स का क्या फंक्शन है, ब्रिक्स नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या आप मतलब कैसे रहोगे, खुले हुए घर में रहोगे। तो एक प्रॉपर फंक्शन है ना कि हाँ आपको एक मतलब रूम बना रहे हो, आप घर बना रहे हो, ब्रिक्स अगर नहीं होगा, बेसिक यूनिटी नहीं होगा, तो आप स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करोगे। तो जस्ट इन द सेम वे कि अगर सेल नहीं होगा तो जो लाइफ है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्योंकि हम एग्जिस्ट कैसे करते हैं, हम सिंगल सेल से बने हैं, दैट इज जाइगोट। जाइगोट डिफरेंशिएट करता है, तब हम आगे जाके और एक प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन लेते हैं। तो इन द सेम वे सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट। आई होप बेसिक सेल के बारे में आप सब समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा मेन क्वेश्चन आंसर्स हमें डिस्कस करने हैं। तो जब भी आपने सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में केवल 3 चीजें आती होंगी, माइटोसिस, मियोसिस। हमेशा हम जो है 2 चीज पे फोकस करते हैं कि भाई माइटोटिक डिवीजन होता है एक, और एक मियोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन बेसिकली हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं, उनके रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है। वेयर एज मियोसिस हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं। इतनी बेसिक नॉलेज माइटोसिस और मियोसिस की सबको है। लेकिन अब हमको देखना है कि व्हाट इज ए माइटोसिस, यानी कि ए माइटोसिस क्या होता है। हमको माइटोसिस तो पता था कि हाँ माइटोसिस में क्या होगा, बेसिकली माइटोटिक डिवीजन एक ऐसा डिवीजन होता है जिसमें हमारा एक पेरेंट बॉडी से क्या होते हैं, डॉटर सेल्स बनते हैं। बट ए माइटोसिस और माइटोसिस में ऐसा बेसिकली क्या डिफरेंस है, तो जब आप इसको स्टडी करोगे तो आपको ये पता चलेगा। हम आज जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे ताकि एक एक डाउट क्लियर हो जाए। ओके, सो ए माइटोसिस बेसिकली डायरेक्ट सेल डिवीजन है। डायरेक्ट सेल डिवीजन का मतलब होता है कि इसमें आपके क्रोमोसोम्स या फिर कोई स्पिंडल फाइबर बीच में नहीं बन रहा, यानी कि डायरेक्ट डिवीजन का मतलब है, सपोज करो ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये डिवाइड होना है 2 डॉटर सेल्स में, ठीक है। तो ये बन गई आपकी डॉटर सेल्स, और ये न्यूक्लियस बीच से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा। सो इट्स लाइक कि यहाँ पर डायरेक्ट डिवीजन हो रहा है। क्या यहाँ पर आपको स्पिंडल फाइबर्स दिखे, क्रोमैटिन, आप सबको पता होगा सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिड प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिड जो कि कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाता है। तो ये सारी चीजों आपको यहाँ पे नहीं दिख रही, डायरेक्टली न्यूक्लियस ही डिवाइड कर गया। न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल है उसको डिवाइड ही नहीं होना पड़ा, यानी कि डायरेक्टली आपका न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है।
तो ये डायरेक्ट डिवीजन में आता है। ए माइटोसिस एक ऐसे तरह का डिवीजन है जिसमें आपका न्यूक्लियस डायरेक्टली डिवाइड कर जा रहा है। तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पर क्या हो रहा है सेल डिवीजन में, आई होप दिस इज विजिबल, सेल डिवीजन में दिस इज पेरेंट सेल। अब पेरेंट ओके मतलब थोड़ी साफ सफाई कर रही थी, अब अच्छे से पढ़ते हैं। ओके हाँ, सो पेरेंट सेल आप देख रहे हो, पेरेंट सेल में डीएनए क्या कर रहा है, रेप्लिकेशन करेगा। रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, कार्बन कॉपी बनाता है, तो उसको हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए रेप्लिकेट करने के बाद दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये डायरेक्टली डिवाइड हो गया। यहाँ पर कोई ये जो क्रोमोसोम्स है इनकी कोई स्पिंडल फाइबर नहीं बना, कोई सेंट्रोमियर नहीं आया, कोई डिवीजन नहीं हुआ, क्रोमोसोम इक्वल पार्ट्स में वो मतलब क्या नाम है, कोई डिवीजन प्रॉपर नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये डायरेक्टली एक पेरेंट दो में डिवाइड हो जा रहा है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपने क्या नाम है, एक ये बॉल खरीदी सपोज करो, या कुछ भी आप ये खरीद के लाए और ये बीच से टूट गया, ठीक है, एकदम इक्वल पार्ट्स में। या हम कभी कभी क्या करते हैं, पेंसिल लेते हैं, देखो पेंसिल, तो हम इसको क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम इक्वल पार्ट्स में इसको तोड़ दें, है ना। तो क्या उसमें हम कोई मतलब ऐसे सेंटीमीटर से नापते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते, हम डायरेक्टली बस उसको तोड़ देते हैं। तो इन द सेम वे सपोज करो ये पेरेंट बॉडी टूट गई दो पार्ट्स में, जब ये दो पार्ट्स में टूट गई तो दो डॉटर सेल्स बनाया, और इस डिवीजन को आप डायरेक्ट डिवीजन बोलोगे। तो here it is written as amitosis is the direct cell division. It is the simplest type of cell division in which there is no spindle formation और कंडेंसेशन ऑफ फाइबर्स। नाउ यहाँ पे कंडेंसेशन से मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है वो पहले क्रोमैटिड फॉर्म में होता है, यानी कि एकदम सपोज करो ऐसे चिपके हुए होते हैं। कंडेंस में यानी कि उनको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हम उनको देखते हैं, फिर उनमें हम डीएनए की स्टडी करते हैं, तो वो कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं है। यही यहाँ चीज बोल रहा है कि कंडेंसेशन नहीं होता, न्यूक्लियस डायरेक्टली डिवाइड कर जाता है। तो ये बहुत सिंपल है, अगर आप कोई पेंसिल ले रहे हो, आपको उसको नापना नहीं पड़ रहा, डायरेक्टली तोड़ सकते हो, तो ये इजी वे है ना। इंस्टेड कि आप स्केल लेके आओ और फिर आप स्केल से उसका सेंटीमीटर मेजर करो कि हाँ 5 सेंटीमीटर इधर से काटेंगे, 5 सेंटीमीटर इधर काटेंगे, तब हमारी पेंसिल टूट जाएगी, कि आप क्या करो ऐसे ही उसको तोड़ दो। तो ये एक इजी तरीका है। तो ये आपका हो गया एमाइटोटिक डिवीजन। नेक्स्ट आता है नेम द काइंड ऑफ सेल डिवीजन फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी ये मियोसिस माइटोसिस आपको हमेशा क्लास 12 तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मियोसिस और माइटोसिस ये जो चार्ट है, अगर आप इसको समझने में क्या होता है थोड़ा प्रॉब्लम, तो इसकी जगह हम थोड़ी चीजों से समझते हैं, उसके बाद हम फिर इसको गो थ्रू करेंगे। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट मियोसिस एंड हम उसके बाद समझेंगे माइटोसिस के बारे में। मियोसिस और माइटोसिस में बेसिकली डिफरेंस क्या है। माइटोसिस का मतलब होता है कि क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हो रहे। सपोज करो, अच्छा हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स, ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है हमारे पास। अब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब क्या हो गया कि हम सबके पास 46 क्रोमोसोम है। अब ये जो 46 क्रोमोसोम है माइटोटिक डिवीजन में ये 46 ही रहते हैं। सपोज करो पेरेंट की बॉडी है, अभी जैसे मैंने ऊपर देखो ये बताया था ना, सपोज करो ये पेरेंट बॉडी है, इस पेरेंट बॉडी में कितने क्रोमोसोम हैं, 46, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा, क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जब क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है तो उसको हम माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं। इसीलिए माइटोटिक डिवीजन को हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। अभी जब आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको डिफरेंशिएशन अभी हम लोग आगे करेंगे, तो उसमें आपको दिखेगा कि माइटोसिस और मियोसिस में उसको क्या क्या डिफरेंस है उनके नाम में, तब आपको ये चीजें पता चलेंगी। तो मियोसिस और माइटोसिस में आप ये देख सकते हो कि जो माइटोसिस है उसको आप इक्वेशनल डिवीजन बोलते हो। इक्वेशनल डिवीजन इसलिए बोलते हो क्योंकि सेम नंबर के क्रोमोसोम रहेंगे, क्रोमोसोम डिवाइड ही नहीं करेंगे। और मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन यानी कि पेरेंट का क्रोमोसोम अगर 46 है तो वो जो उनका ऑफस्प्रिंग होगा उसमें हाफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि सपोज करो हमारे केस में आप एग्जाम्पल समझ लो, हमारे पेरेंट्स के पास अगर फुल नॉलेज है तो हमारे पास उसकी कितनी नॉलेज है, हाफ नॉलेज है, ठीक है। लेकिन हमारे
पेरेंट्स की अगर कोई सेम एज का है तो उनके पास कितनी नॉलेज है, जितनी पेरेंट्स के पास है उतनी उनके पास है। तो ये माइटोटिक से आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि सेम नॉलेज है, और हमारी नॉलेज कैसी है, जस्ट आधी, हाफ है। तो ये क्या है, मियोसिस है। इट्स एग्जाम्पल से है ये, तो बहुत दिल पे नहीं लेना है। नेक्स्ट, माइटोसिस और मियोसिस। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। माइटोसिस में बेसिकली प्रोफेज, आपकी जब जब भी आप क्या नाम है आपने चैप्टर्स पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग मैं ये चीजें बता रही, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, ये सारे फेजेस होते हैं। तो देखो प्रोफेज के टाइम पर क्या होगा, पहले वी विल स्टडी अबाउट माइटोसिस, उसके बाद हम मियोसिस देखेंगे। माइटोसिस बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया एसेक्सुअल यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है। बैक्टीरिया में सपोज करो क्या माइटोसिस हो रहा है, और भी जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। या हमारी बॉडी में जो ग्रोथ है, रिपेयर है, इन सारी चीजों में जो डिवीजन होता है वो माइटोटिक डिवीजन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें रिडक्शन नहीं हो रहा, गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो ये माइटोसिस हो गया। माइटोसिस में अगर आप देखोगे तो ये पहला फेज जो है इसको आप बोलते हो प्रोफेज। इस पहले फेज को आप बोलते हो प्रोफेज। इस टाइम पे क्या होता है, क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि अपनी कार्बन कॉपी बनाता है। डीएनए क्या करता है, अपनी कार्बन कॉपी बनाता है। तो यहां पर बोल रहा है क्रोमोसोम रेप्लिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे होगे अगर आप ध्यान से, तो पहले ये क्रोमोसोम्स कैसे थे, ऐसे बिखरे हुए थे, ठीक है, दूर दूर है। लेकिन नेक्स्ट फेज जब आप मेटाफेज में आओगे तो ये एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है, ये एक लाइन में आ जाएंगे। और ये जो आपको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्पिंडल फाइबर है। ये क्यों, स्पिंडल फाइबर का यहाँ पे क्या फंक्शन है, स्पिंडल फाइबर इक्वल अमाउंट में क्रोमोसोम डिवाइड हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सपोज करो एक लाइन बीच में है, उसके अराउंड क्रोमोसोम्स हैं, और अगर वो लाइन नहीं होगी तो सेपरेशन अनइक्वल हो जाएगा। इसीलिए स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, क्रोमोसोम को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक। तो माइटोसिस में प्रोफेज 1 होगा, प्रोफेज के टाइम पर क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होगा। मेटाफेज में क्रोमोसोम एक लाइन में अलाइन करेगा, और जब आप क्या नाम है लास्ट फेज देखोगे तो ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा और क्रोमोसोम भी क्या हो जाएगा, साथ में डिवाइड। यहां पर देख रहे होगे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसमें 2n लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है 2n और यहां पर लिखा है n। इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस ये है कि जहां पे भी 2n लिखा होगा तो उसको आप डिप्लॉइड बोलते हो, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। और इधर आप क्या बोलोगे, हैप्लॉइड। इसका मीनिंग मैं समझा रही हूं। सपोज करो अभी मैंने नॉलेज वाली बात करी थी, तो आपके पास हाफ नॉलेज है। जब आपके पास हाफ नॉलेज है तो आप क्या कहलाओगे, हैप्लॉइड। जब आपके पास फुल नॉलेज है तो आप क्या कहलाओगे, डिप्लॉइड। तो पेरेंट्स के पास सपोज करो कैसी नॉलेज है, फुल, तो उनको क्या बोलोगे आप, डिप्लॉइड बोलोगे, ठीक है। या किसी भी आपका कोई एल्डर मतलब कोई भी पर्सन है उसके पास ज्यादा नॉलेज है तो आप क्या बोल रहे हो उसको, चलो आपने थोड़ी देर के लिए उसको डिप्लॉइड मान लिया। लेकिन आपके पास उससे कम नॉलेज है तो आप क्या हो गए, हैप्लॉइड हो गए। या उससे हाफ नॉलेज है तो आप क्या हो गए, हैप्लॉइड हो गए। तो डिप्लॉइड में बेसिकली पेरेंट से इंफॉर्मेशन सेम है ऑफस्प्रिंग में, और हेप्लॉइड में इंफॉर्मेशन क्या हो जा रही है, हाफ हो जा रही है। ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर डिप्लॉइड कंडीशन हो रही है माइटोसिस में और इधर यहाँ पर क्या हो रही है, हेप्लॉइड कंडीशन हो रही है, ताकि क्रोमोसोम का जो नंबर है वो मेंटेन हो सके। माइटोसिस में अभी मैंने बताया था ये इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्रोमोसोम के नंबर डिवाइड नहीं कर रहे, तो हम बोलेंगे कि जो डॉटर सेल्स हैं वो क्या है, 2n इनको बोल सकते हो कि ये डिप्लॉइड है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हेप्लॉइड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो नहीं रहा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है क्या, नहीं। क्या यहाँ पे ऐसा कोई मेल गेमीट आया, फीमेल गेमीट आया, तो उसके बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ और फिर फॉर्मेशन हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर आप सबने पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता होगा कि एक मेल गेमीट आती है, फीमेल गेमीट से फर्टिलाइजेशन करती है, फिर जो जाइगोट बनता है वो डिप्लॉइड होता है। हेप्लॉइड डिप्लॉइड समझने के लिए वो चैप्टर में जो भी इंफॉर्मेशन दिया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो जब आप डिप्लॉइड की बात करोगे तो यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म बन गया, यहाँ पर आपने गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं किया है, यहाँ पे आपने पेरेंट से डायरेक्टली नया ऑफस्प्रिंग बना लिया। लेकिन वेयरएज मियोसिस में आप क्या कर रहे हो, पेरेंट में गैमीट्स का फॉर्मेशन कर रहे हो, यानी कि इसमें आप गैमीट्स बना रहे हो। अब ये गैमीट्स आगे जाके फर्टिलाइजेशन करेंगे तब जाइगोट बनाएंगे, तो डिफरेंस है ना। यहाँ पर आप डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म बना दे रहे हो और वहां पर आप क्या कर रहे हो, वहां पर आप
गैमीट्स का फॉर्मेशन कर रहे हो, तो गैमीट्स को हेप्लॉइड इसलिए होना पड़ता है क्योंकि सपोज करो मेल गैमीट अगर फीमेल गैमीट से मिलेगी तो अल्टीमेटली वो क्या बना देगी 2n, n प्लस n क्या होगा 2n, और इसको आप क्या बोल सकते हो जाइगोट बोलते हो आप इसको, है ना। तो क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए ऐसा प्रोसेस होता है माइटो कि यहाँ पर जो है डिप्लॉइड है और वहां पर हेप्लॉइड है। हेप्लॉइड कंडीशन सपोज करो या नहीं होती, जो भी गैमीट्स आप बना रहे हो वो अगर 2n होती तो 2n और 2n मिलके तो भाई 4n बना लेंगे ना, और ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है क्या? नहीं, ये कंडीशन तो गलत है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए यहाँ पर मियोटिक डिवीजन होता है। नेक्स्ट इधर देखते हैं। मियोसिस में यहाँ पर क्या आप ये देख रहे होगे कि ये ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग आपको यहाँ पर आपको ओवरलैपिंग दिख रहा होगा, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड से क्या कर रही है ओवरलैपिंग। सिस्टर क्रोमैटिड यानी कि रेप्लिकेशन वाली जो डिफरेंट क्रोमैटिड्स है, ये सपोज करो सेम क्रोमोसोम है, ये भी सेम है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है डिफरेंट है। तो जो जब डिफरेंट आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो बोलते हैं कि ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है। तो यहाँ पर देखो आपको ओवरलैपिंग करते हुए दिख रहा है, इसको आप साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर बोलोगे, जिसको हम काइज्मा भी बोल सकते हैं। इसमें फिर आप और नीचे जाओगे तो 1 सेकेंड, इसमें जब हम नीचे जाओगे तो सेकंड आपको दिखेगा मेटाफेज। मेटाफेज में आप देखोगे कि ये जो आपके क्रोमोसोम है ये ऊपर और नीचे की तरफ डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड क्यों होंगे? अभी मैंने पहले बताया था कि क्रोमोसोम को इक्वल अमाउंट में दोनों डॉटर सेल्स में डिवाइड होना है, या क्रोमोसोम जो गैमीट्स का भी फॉर्मेशन हो रहा है उनको इक्वल नंबर्स में हमें रिप्रेजेंट करना है। उनका जो नंबर्स है वो चेंज नहीं होना चाहिए, उनका नंबर्स कांस्टेंट आपको सबको कैलकुलेट करके 46 आना चाहिए, ऐसा नहीं है 47 हो गया। अगर ऐसा होगा तो फिर डिसऑर्डर्स हो जाते, डिसऑर्डर होने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इनको स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से ये दूर चले गए। यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे तो ये ब्लू वाले डीएनए में आप क्रोमोसोम में आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा रेड कॉम्बिनेशन। क्यों हुआ ये रेड कॉम्बिनेशन? थोड़ा सोचिए, ये रेड कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्यों हुआ होगा? ये रेड कॉम्बिनेशन इसलिए हुआ बिकॉज कुछ इधर से इसमें क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है एक्सचेंज होना। सपोज करो अगर हम किसी से हैंड शेक करते हैं तो इट्स लाइक क्या है क्रॉसिंग ओवर, इसको क्या बोलोगे आप क्रॉसिंग ओवर। तो यानी कि इधर से क्या हुआ, इन दोनों ने आपस में क्रॉसिंग ओवर किया और रिकॉम्बिनेशन हुआ। रिकॉम्बिनेशन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि कुछ इंफॉर्मेशन मिक्स हो गई। तो यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम इसको बोल सकते हो। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ने आपस में रिकॉम्बिनेशन करा, और यहाँ पर भी आपको यही सेम चीज दिख रही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आप देखो, हम उस केस में क्या पढ़ रहे थे माइटोसिस वाले में, आप ये देख रहे थे कि ये क्रोमोसोम डायरेक्टली क्या हो गए इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो गए। ये भाई क्या नाम है, सपोज करो ये ए इंडिविजुअल है और ये आपका बी इंडिविजुअल है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि पहले यहाँ पर डिवीजन हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज 1 सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन टुगेदर। यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो सेपरेट हो गए और सिस्टर क्रोमैटिड साथ है। दिख रहा है सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ, लेकिन ये इनमें रिकॉम्बिनेशन हो गया है। अब ये डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके ये दो गैमीट्स बनाएंगे, और ये भी डिवाइड करके कितना गैमीट्स बनाएगा दो। ये सिंगल भी तो बना सकते थे, डबल दो चार गैमीट्स का फॉर्मेशन क्या है, क्योंकि चार हेप्लॉइड गैमीट्स का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, सिंगल भी तो बना सकते थे। अगर सिंगल बनाते तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम का पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता, इसीलिए इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। रिडक्शनल डिवीजन इसलिए बोलते हैं बेसिकली क्योंकि हमारे क्रोमोसोम का पैटर्न नहीं बिगड़ना चाहिए, भाई कुछ भी हो जाए पर क्रोमोसोम नहीं बिगड़ना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुआ। तो आपको इतना याद रखना है कि माइटोसिस में क्या होता है, डिप्लॉइड डॉटर सेल्स कैसी होती हैं, डिप्लॉइड, इसमें क्या होती है हेप्लॉइड होती हैं, और यहाँ पे चार डॉटर सेल्स आपकी फॉर्म होती है। क्यों? क्योंकि हेप्लॉइड कंडीशन में यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्रोमोसोम के नंबर इक्वल होने चाहिए। अब ये मत कंफ्यूज होना कि यहाँ पे 23 प्लस 23 46 हो गया, 23 प्लस 20 46 हो गया, तो ये तो ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं है। एक डॉटर सेल से दो गैमीट्स बन रही है, और इधर भी देखो एक डॉटर सेल से इधर दो गैमीट्स बन रही हैं, तो डिफरेंस है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि एक ही चार बना रहा है, अलग अलग दोनों अलग अलग सेल्स क्या हो रहे हैं डिवाइड करके चार फोर गैमीट्स टोटल बना रहे हैं, तो इसलिए क्रोमोसोम का पैटर्न जिससे खराब ना हो। ओके।
Now question number third, which is very easy. What type of cell division does occur in somatic cell? सोमैटिक सेल की अगर हम बात करेंगे, हाँ, सोमैटिक सेल की अगर हम बात करेंगे तो सोमैटिक सेल का मतलब बेसिकली होता है बॉडी सेल। सोमैटिक सेल का मतलब होता है बेसिकली बॉडी सेल। ये सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये सब वन लाइन ही है, लेकिन इसको हम इतने अच्छे से और इतना डीपली समझेंगे कि आपके जो चैप्टर में कई 4-5 लाइन लिखी है ना वो सारी भी कवर होती जा रही है। जैसे कि आपने ऊपर देखा होगा ए माइटोसिस में, तो ए माइटोसिस में आप सिंपल डेफिनेशन पढ़ सकते हो, लेकिन उसके पीछे का हमने क्या पढ़ा कि ए माइटोसिस किस में हो रहा है, बैक्टीरिया में हो रहा है। हमने उसके बारे में ये समझा कि उसमें डायरेक्टली डिवीजन हो रहा है। उसी तरह आपने माइटोसिस और मियोसिस में भी थोड़ी सी हेप्लॉइड डिप्लॉइड विच इज नॉट रिटन हियर, बट हाँ आप जब अपनी बुक की रीडिंग करोगे, रेफरेंस रीड करोगे, तो आपको उसमें मिलेगा हेप्लॉइड डिप्लॉइड। तो क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने से आपके क्वेश्चन आंसर्स भी कवर हो रहे हैं और आपके चैप्टर का थ्योरी पोर्शन भी कवर होता जा रहा है। What type of cell division does occur in somatic cell? सोमैटिक सेल में कौन सा सेल डिवीजन होता है? तो सोमैटिक सेल में हमेशा माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। अब यहाँ पर मियोसिस क्यों नहीं हो रहा? मियोसिस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ होनी है। ह्यूमन, अगर आप क्या नाम है, अपने अपने आप को लो ह्यूमन बींग्स में, तो हमारी ग्रोथ कैसे होती है? हमारी सेल का डिवीजन होता है। देखो, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन है, लेकिन हमारे में सेल डिवीजन ग्रोथ, रिपेयर, रीजनरेशन का काम करेगा। वेयरएज यूनिसेलुलर में क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो करते नहीं है। सेल का डिवीजन होना ही क्या हो जाएगा? उनके लिए रिप्रोडक्शन का काम करता है। जैसे सेल डिवाइड करा, दो इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो गए, अब अलग अलग ऑफस्प्रिंग बन गए, अब वो क्या, इनके लिए क्या हो गया? रिप्रोडक्शन। बट हमारे लिए ये रिप्रोडक्शन नहीं है, हमारे लिए हमारी ग्रोथ हो रही है। तो ये डिफरेंस है। तो सोमैटिक सेल्स हमेशा क्या करती हैं? माइटोटिक डिवीजन करती हैं। माइटोटिक डिवीजन इसलिए करती हैं क्योंकि सपोज करो पहले एक सेल थी, डिवीजन हुआ, एक से दो सेल हुई, फिर डिवीजन हुआ, दो से चार सेल हुई, चार से ज्यादा सेल, तो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। इसलिए हमेशा सोमैटिक सेल्स कैसा डिवीजन करती हैं? माइटोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द मियोसिस अकर इन बॉडी? यानी कि मियोसिस कहां पर होता है आपके बॉडी में? मियोसिस कहां होगा? तो जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स क्या होती हैं? जर्म सेल, जिसको आप गोनाड्स भी बोलते हैं, यानी कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, जिसकी डिवीजन से आपका गैमीट का फॉर्मेशन होता है। और मियोसिस डिवीजन में कैसी गैमीट बनती है? अभी हमने डिस्कस करा था, हेप्लॉइड गैमीट्स जो बनती है वो कैसी होती है? हेप्लॉइड इन नेचर। तो अगर आपसे कोई भी बोलेगा कि गैमीट्स का नेचर कैसा है, तो आप क्या बोलोगे? हेप्लॉइड नेचर है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल साइकिल? सेल साइकिल का मतलब क्या है? हमने कई बार सुना है एक्सप्लेन सेल साइकिल, सेल साइकिल किसे बोलते हैं, बट सेल साइकिल जैसे हम सेल, वहां साइकिल वाली साइकिल, वैसा ही कुछ होता है सेल साइकिल में। ओके, लेट्स स्टडी अबाउट सेल साइकिल। सपोज करो ये एक आपने सेल ले लिया, ठीक? अब ये सेल ने ग्रो करा पहले, फिर इस सेल ने डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद अल्टीमेटली इसने डॉटर सेल बना दिया, ठीक? ये इनका प्रोसेस क्या हो गया? एंड, यानी कि खत्म हो गया। ये प्रोसेस इनका क्या हो गया? एंड हो गया, खत्म हो गया। फिर सपोज करो ये जो एक सेल था ना, अब इसने क्या करा? फिर से ग्रो करना चालू करा और इसने फिर से डिवीजन करके क्या बना दिया? डॉटर सेल। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस एंड हुआ था ना, यहाँ का एंड होना, और यहाँ पे अगर ये प्रोसेस एंड नहीं होता तो नई डॉटर सेल नहीं बनती, नई डॉटर सेल नहीं बनती तो उससे और डॉटर सेल्स नहीं बनती। तो ये जो एक यहाँ पे जो प्रोसेस एंड हो रहा है और एक नया प्रोसेस स्टार्ट होके जो नया प्रोसेस जब एंड हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। एक तरह का साइकिल नहीं है कि सपोज करो मैंने तुम्हें एक चॉकलेट दी, तुमने वो चॉकलेट किसी और को दी और उसने फिर वो चॉकलेट मुझे दे दी, तो ये क्या हो गया? सेल साइकिल हो गया। सपोज करो कि मेरी कोई फ्रेंड है, उसने मुझे चॉकलेट दी और मैंने वो अपने फ्रेंड को दे दी और अल्टीमेटली मेरे फ्रेंड ने वापस से उसको दे दी, तो ये क्या हो गया? ये तो एक साइकिल हो गया ना। अब वो फिर से मुझे देगी, तो ये क्या हो गया? साइकिल हो गया। उसी तरह इसमें क्या होगा कि यहाँ पर आपकी सेल ग्रो करी, डॉटर सेल्स बनाया, फिर वो डॉटर सेल वापस से डिग्रो करेगी, डिवाइड करेगी और फिर डॉटर सेल बनाएगी। तो ये जो बार बार रिपीट वाला स्ट्रक्चर आ रहा है कि हाँ, साइकिल जब हम चलाते हैं तो क्या करते हैं? बार बार एक ही प्रोसेस करते हैं ना, पैडल मारते हैं, बार बार एक ही प्रोसेस करते हैं। तो जब हम एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं तो उसको हम साइकिल बोलते हैं बेसिकली। तो क्या हो गया? ये सेल साइकिल। एवरी सेल केपेबल ऑफ सेल डिविजन passes through different stages or phases in a cyclic manner. This is wrong. In a cyclic manner it is called cell cycle. यानी कि हर सेल कैपेबल होती है और वो डिफरेंट स्टेजेस को पास करती है और इसी को हम सेल साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
राइट द नेम ऑफ वेरियस स्टेप ऑफ सेल साइकिल, यानी कि आपको नाम लिखने हैं वेरियस स्टेप ऑफ सेल साइकिल के। तो सेल साइकिल में सबसे पहले आपका क्या आएगा, इंटरफेज, फिर आपका क्या आएगा, डिवीजन फेज, या जिसको आप क्या बोलते हो, माइटोसिस फेज। अब देखो ये इंटरफेज क्या होता है, इंटरफेज एक ऐसा फेज होता है जिस टाइम पे कोई डिवीजन नहीं होता, यानी कि सेल इस टाइम पे प्रिपेयर हो रहा होता है, सेल इस टाइम पे क्या कर रहा होता है, प्रिपेयर। जैसे कि आप एग्जाम के लिए क्या कर रहे होते हो, एक मंथ पहले से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी प्रिपरेशन को शो कब कर पाते हैं, एग्जाम में। तो जस्ट इन द सेम वे इंटरफेस एक ऐसा टाइम है, सपोज करो कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन का टाइम है, जिसमें आप जो भी पढ़ रहे हो वो अभी शो नहीं कर पा रहे, यानी कि आप डिवाइड नहीं कर पा रहे अपनी इन्फॉर्मेशन को। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, प्रिपरेटरी फेज में हो। तो इंटरफेस लॉन्ग पीरियड होगा, प्रिपरेशन हमारे लिए हमेशा कैसी होती है, लॉन्ग होती है। इसी पेपर के लिए हम कितने कितने दिन प्रिपरेशन करते हैं, और जो हमारा राइटिंग फेज होता है, जब हम एग्जाम देने जाते हैं, तो वो तो शॉर्ट होता है ना, 1 घंटा या 2 घंटे का पेपर होता है। तो दिस इज लॉन्ग पीरियड एंड दैट इज शॉर्ट पीरियड। इंटरफेस, अब इंटरफेस में आपके 3 फेजेस आते हैं, G1 S G2। G1 माने आपका ग्रोथ फेज 1, S फेज माने सिंथेसिस फेज, और G2 यानी कि ग्रोथ फेज 2। अब यहाँ पे सिंथेसिस किसका होगा, सेल के अंदर डीएनए होता है, आरएनए प्रोटीन भी होता है, तो उसी का सिंथेसिस होगा। तो जब सिंथेसिस की बात आती है तो यहाँ पे सिंथेसिस यानी कि रेप्लिकेशन होगा, डुप्लीकेशन होगा, जो भी प्रोसेस होंगे वो इस वाले फेज में होंगे। G1 फेज में सेल का साइज बढ़ेगा, G2 फेज में प्रॉपर सेल की ग्रोथ होगी ताकि वो डिवाइड करने के लिए रेडी हो सके। नेक्स्ट आपका आता है डिवीजन फेज, जिसको आप माइटोसिस फेज बोलते हो। ये शॉर्ट पीरियड है। शॉर्ट पीरियड क्यों है, माइटोसिस फेज में क्या हो रहा है कि आपका डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, क्रोमो यानी कि पूरा पैटर्न बन गया। इंटरफेज में आपका पूरा पैटर्न बन चुका है, जैसे कि आप ये मैंने बताया, सेल्स क्या नाम है, क्रोमोसोम कैसे डिवाइड करने, ये हो चुका। माइटोसिस में क्या होना है, केवल डिवीजन होना है, तो इसलिए वो कैसा पीरियड है, शॉर्ट पीरियड। जैसे आपको एग्जाम के लिए तैयारी बहुत सारी करनी है तो वो इंटरफेज है, और जाके पेपर में लिख देना है, वो माइटोसिस है। सिंपल। नेम द स्ट्रक्चर विच इनिशिएट सेल डिविजन। सेल डिविजन को कौन इनिशिएट करता है, सेंट्रियोल करता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रोसोम। Why gametes have a haploid number of chromosome? The gametes are produced as a result of meiosis, यानी कि जो gametes बन रही हैं उनका haploid number क्यों होता है, यानी कि वो haploid nature की क्यों होती हैं, वो 2n क्यों नहीं होती, वो n क्यों होती हैं? इसलिए होती हैं क्योंकि gametes क्या है, gametes यानी कि जाइगोट फॉर्म करेंगे अल्टीमेटली, तो सिंगल गैमीट से तो फॉर्मेशन होगा नहीं, तो जब n प्लस n होगा तो इससे क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली 2n बन जाएगा। और अगर गैमीट्स यहाँ पर हेप्लॉइड की जगह डिप्लॉइड होने लगेंगी तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, एकदम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेंशन 3 सिग्निफिकेंट चेंजेस दैट अकर इन अ सेल ड्यूरिंग इंटरफेज, यानी कि अब ये फेजेस की बात है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा लर्निंग करना पड़ता है कि जब आपको फेज के बारे में बोलेगा, जब आपको फेज के बारे में बोलेगा कि टीलोफेज में क्या हो रहा है, एनाफेज में क्या हो रहा है, मेटाफेज में क्या हो रहा है, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा हमें इस पे मतलब कमांड रखना पड़ता है, थोड़ा सा लर्न करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो मेंशन करना है आपको 3 चेंजेस जो इंटरफेस के टाइम पर होते हैं। देखो, सेल यहाँ पर आपकी ग्रो करती है साइज में। नेक्स्ट है न्यू डीएनए सिंथेसाइज एज पर द ओल्ड टेम्पलेट। टेम्पलेट का स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, इसको ठीक कर लीजिएगा। टेम्पलेट अच्छा नहीं है ना ये, ओके। तो यहाँ पर क्या है, न्यू डीएनए सिंथेसाइज एज पर द ओल्ड। अब आप सोच रहे हो कि थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताती हूँ, आपको वैसे ये आपके कोर्स में तो नहीं है बट हम इसको थोड़ा जानते हैं। सपोज करो ये डीएनए का स्ट्रैंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि डीएनए ने यहाँ पर ओरिजिन, यहाँ से डीएनए क्या हो गया, थोड़ा सा अनवाइंड हो गया, यानी कि खुल गया। ठीक, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रैंड है ना, इसको आप बोलते हो टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हो, टेम्पलेट स्ट्रैंड, या इसको पेरेंटल स्ट्रैंड भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो नया डीएनए बनेगा ये कोडिंग स्ट्रैंड होती है। तो यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ था ना, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर जो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर ये जो लिखा है ना, न्यू डीएनए सिंथेसाइज एज पर द ओल्ड डीएनए टेम्पलेट। न्यू डीएनए किसके बेसिस पे बन रहा है, ओल्ड डीएनए के बेसिस पे। सपोज करो अगर यहाँ पे कोई स्ट्रैंड नहीं होगा तो जो नया डीएनए आएगा वो किससे रेफरेंस लेगा,
यानी कि किसको देख के अगर हम अच्छा बनते हैं तो किसी को देख के बनते हैं ना। तो जस्ट लाइक सेम वे कि डीएनए खुद को कैसे बनाएगा, एक किसी की हेल्प से, यानी कि टेम्पलेट डीएनए की हेल्प से देखेगा कि हाँ इसमें भी वही पैटर्न है जो मुझ में है, तो उस पैटर्न को जब देखेगा तो उससे कंबाइन करने में उसको कंबाइन कर पाएगा। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे बेस पेयर्स वगैरह होते हैं, तो जब दूसरा डीएनए आता है तो उन बेस पेयर से क्या करता है, कंबाइन करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस सुना होगा। जब कैरियो यानी कि के, उसका मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन, जब आएगा सी साइटो, इसका मतलब है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोप्लाज्म मींस एक बार मैं बता दे रही, दिस इज सेल। अब सेल के अंदर आप देखोगे कि जो जिसके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं उस पोर्शन को पूरे आप क्या बोलते हो, साइटोप्लाज्म। इस पूरे पोर्शन को आप क्या बोलते हो, साइटोप्लाज्म। तो सेल में क्या नाम है, जब ये डॉटर सेल्स बनाते हैं तो न्यूक्लियस तो डिवाइड होता ही है। आपको पता है होगा कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो साइटोप्लाज्म के ही अंदर होता है, तो साथ ही साथ साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है। तो साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन होता है तो उसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। हियर इट इज written during cell division karyokinesis see division of nucleus is followed by the division of cytoplasm। भाई जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के ही अंदर प्रेजेंट होता है। और आप बोल सकते हो कि साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है सिंपली, और अगर आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने को आता है तो आप बता सकते हो कि न्यूक्लियस का डिवीजन के बाद ये क्या नाम है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, या साथ में ही होगा क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लियस है। तो जब हमारा न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर रहा होगा, क्योंकि उसको भी दो में डिवाइड होना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपको हाउ डज कॉलिसिसिन एक्ट एज अ माइटोटिक पॉइजन, इज देयर एनी एडवांटेज ऑफ इट। ओके, तो बेसिकली जो कॉल्चिसिन है वो आपका ड्रग होता है बेसिकली, जो कि गाउट जो डिजीज है उसको ट्रीट करता है। ये एल्केलॉइड नेचर का होता है और ये ऑटम क्रोकस से मिलता है, हमें बेसिकली प्लांट से मिलता है जिसका नाम ऑटम क्रोकस है, और ये प्लांट से आपको मिलता है। और ये बेसिकली करता क्या है, ये स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं होने देता। देखो, इट इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, यानी कि माइटोटिक स्पिंडल नहीं होने देता, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते जाते हैं। यानी कि सपोज सेल में क्या होगा, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता जाएगा, लेकिन स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो वो दो पार्ट्स में अलग अलग दूर नहीं जाएगा। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हम स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से क्रोमोसोम को दूर डायरेक्शन में ले जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दूर नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं हो पाएगा, सब एक साथ मर्ज होंगे, और ऐसी कंडीशन को आप क्या बोलते हो, एंडोड्यूबुलेशन बोलते हो। और ये पॉलीप्लॉइड सेल्स होती हैं। इनके एडवांटेजेस ये होते हैं कि ये प्लांट ब्रीडर्स हैव यूज्ड कॉल्चिसिन इंड्यूस्ड पॉलीप्लॉइडी एज अ मींस ऑफ प्रोड्यूसिंग वेरिएंट्स, यानी कि आपके एग्रीकल्चर में वेरिएशंस लाने के लिए इन चीजों को हम क्या करते हैं, इस मेथड को हम यूज करते हैं, प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस का मतलब कि क्या मतलब क्यों इंपॉर्टेंस है माइटोसिस की। माइटोसिस के बारे में हमने पढ़ लिया, मियोसिस के बारे में पढ़ लिया, अब हम सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे कि माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है। It helps to maintain linear heredity of an organism by keeping the chromosome constant in daughter cell। यानी कि जो माइटोटिक डिवीजन है वो बेसिकली क्या कर रहा है, क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रख रहा है, as I told you before। See, it helps to maintain a linear heredity of an organism। यानी linear heredity का मतलब क्या है, जो क्रोमोसोम का पैटर्न आपके पेरेंट्स में है वही सेम क्रोमोसोम आप में आ रहा है, यानी कि कोई चेंजेस नहीं हो रहे, वेरिएशंस नहीं हो रहे। इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनको हम क्लोन कहते हैं। क्लोन क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर द कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जाइगोटिक स्टेज टू अडल्ट स्टेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अभी आपको बताया था कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट से कंबाइन करेगा और क्या फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। लेकिन वो जाइगोट साइज में इंक्रीज कैसे होगा, तो वो माइटोटिक डिवीजन से होगा। जब भी ग्रोथ की बात आएगी तो कौन सा डिवीजन आएगा, माइटोटिक आएगा। सेम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर कौन सा डिवीजन होता है, मियोटिक। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे गैमीट का फॉर्मेशन होना होता है और हमें कैसा डिवीजन चाहिए होता है, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन क्यों चाहिए होता है, क्योंकि एक गैमीट दूसरी गैमीट से कंबाइन करेगी और डिप्लॉयड कंडीशन बनाएगी। लेकिन माइटोटिक के टाइम पर ऐसा नहीं होता, तो ग्रोथ के टाइम पर हमें क्या चाहिए, डायरेक्टली
सेल चाहिए, यानी कि आपको डायरेक्ट सेल चाहिए, है ना। लेकिन आप हैप्लॉइड वाला कंडीशन क्यों करते हो? क्योंकि आपको एक सेल बनाना है जिससे दूसरा सेल क्या करता है, कंबाइन करता है, और जाइगोट यानी कि प्रॉपर एक सेल का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप डिप्लॉइड हैप्लॉइड का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये बेसिकली क्या करता है, जाइगोटिक स्टेज को अडल्ट में ले जाता है। सपोज करो जाइगोट में पहले 2 सेल्स थे, फिर माइटोटिक डिवीजन हुआ, यहाँ पे 4 सेल हो गए, फिर और डिवीजन हुआ तो यहाँ पर 8 सेल हो गए। तो इस तरह से ये क्या करता है, जाइगोट को अडल्ट स्टेज में लेके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, sorry, we have to discuss these 3 points also. It is the means of repair and regeneration, यानी कि सब आपको कभी अगर चोट लग जाए, आप कहीं पे भी हाथ में चोट वगैरह हमको लग जाती है, तो क्या होता है हमारी बॉडी में वो वापस से कुछ टाइम बाद ठीक हो जाता है। क्यों? तो उसको रीजनरेशन बोलते हैं, रिपेयर बोलते हैं, यानी कि आपका जख्म भर गया, ऐसा बोल सकते हो कि नई सेल्स आई और उसने आपके जख्म को भर दिया। ठीक है, जैसे कोई नया दोस्त आया और आपके सारे दुख चले गए। नेक्स्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अकम्प्लिश्ड ओनली थ्रू माइटोसिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? केवल और केवल माइटोसिस से होगा। ऐसा क्यों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका किससे होगा? केवल और केवल माइटोसिस से होगा। माइटोसिस से क्यों होगा? क्योंकि माइटोसिस सेल डिवीजन ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तरह से, हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस, हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका केवल उसमें क्या फॉर्म होता है, माइटोसिस होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई गैमीट का फॉर्मेशन ही नहीं है, गैमीट का फॉर्मेशन ही नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है क्या, पेरेंट क्या करता है, पेरेंट डिवाइड करता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो वहां पर क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि पेरेंट डायरेक्टली किस में डिवाइड कर रहा है, ऑफस्प्रिंग में डिवाइड हो जा रहा है। क्या वहां पे कोई गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है? नहीं। तो गैमीट का जब फॉर्मेशन नहीं है तो मियोसिस का कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक। नेक्स्ट, व्हाई इज मियोसिस रिफर्ड टू, Why is meiosis referred to as reduction division? As I told you, meiosis को हम reduction division क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो क्रोमोसोम मदर सेल में होता है उसका हाफ हो जाता है ऑफस्प्रिंग में। हाफ क्यों होता है? हम काफी देर से ये चीज डिस्कस कर रहे हैं, ताकि क्रोमोसोम नंबर क्या हो, प्रॉपर अरेंज हो, उनमें कोई उनके नंबर में प्रॉब्लम ना आए। What is the importance of meiosis in creating variation? Very interesting question. Variations. Now, what is the meaning of variation? यानी कि हम सब एक दूसरे से थोड़े थोड़े अलग दिखते हैं, हम सब में डिफरेंस है। तो ये जो वेरिएशंस हैं ये कैसे आए? ये मियोसिस के थ्रू आए, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें वेरिएशंस शो करता है, वेयरएज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको वेरिएशंस शो नहीं करता। देखिए, during meiosis the exchange of chromosomal material takes place between the non-sister chromatid forming new combination। यानी कि जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, नॉन सिस्टर को आप समझ सकते हो कि अभी जो मैंने बताया था नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, यानी कि अलग क्रोमोसोम्स हैं और वो आपस में रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिकॉम्बिनेशन। सपोज करो एक मेल गैमीट आई, एक फीमेल गैमीट आई, इधर से क्रोमोसोम आया, इधर से आया, और दोनों ने आपस में क्या करा, क्रॉसिंग ओवर करा। तो कुछ कैरेक्टर्स मेल से आए, कुछ कैरेक्टर्स फीमेल से आए, उसकी वजह से क्या हुआ, वेरिएशंस हुआ। वेयरएज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ये वेरिएशंस देखने को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कोई मेल या फीमेल का यहाँ पे कैरेक्टर नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिंगल पेरेंट है और उसी पेरेंट के कैरेक्टर केवल ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। वेयरएज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका क्या होगा कि मेल कैरेक्टर आएंगे, फीमेल कैरेक्टर आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पर इसलिए ये है कि व्हाट इज द स्टेट, हाँ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस, यानी कि मियोसिस का वेरिएशंस में क्या इंपॉर्टेंस है? तो मियोसिस का बेसिकली वेरिएशन में यही इंपॉर्टेंस है कि वो एक्सचेंज करता है क्रोमोसोम मटेरियल को, और जो नए कॉम्बिनेशन बनते हैं वो वेरिएशंस लाते हैं, स्पीशीज में एवोल्यूशन लाते हैं, जिसकी वजह से हम सब अलग दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। आई होप हम काफी आगे तो नहीं आ गए ना, हाँ, वी हैव डिस्कस्ड दीस क्वेश्चंस, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर Question number 15. State how does meiosis maintain chromosome number in a species? Same question. आप देख रहे होंगे कि एक पैटर्न से आपको कितने सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, यानी कि मियोसिस माइटोसिस एक ऐसा टॉपिक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो मियोसिस और माइटोसिस है ये आपको एक अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, और जिस तरह से जो उसके फेजेस है वो तो आपको थोड़ा लर्निंग पोर्शन है, लेकिन आपको ये समझना है कि मियोसिस माइटोसिस में डिफरेंस क्या है। ये अगर आपने एक बार समझ लिया तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके बन जाएंगे।
स्टेट हाउ डज मियोसिस मेंटेन क्रोमोसोम नंबर इन अ स्पीशीज, यानी कि मियोसिस क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन कैसे करता है, सेम कॉन्सेप्ट, हैप्लॉइड गैमीट्स बनाता है, बट एक बार हम रीड करते हैं। द गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस, ड्यूरिंग मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड टू हाफ, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर 46 थे तो वो कितने हो जाएंगे ऑफस्प्रिंग में, 23 हो जाएंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 हो गए। द गैमीट कंटेन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो गैमीट्स बनेंगी उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड मतलब पेरेंट मदर सेल से हाफ होंगे। द मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज, यानी कि इधर इधर हाफ गैमीट बना मेल के पास, और इधर फीमेल के पास भी क्या बन गया, हाफ गैमीट बना, और इन्होंने क्या कर लिया, फर्टिलाइज फ्यूजन कर लिया, जिससे इन्होंने क्या बनाया, डिप्लॉइड जाइगोट। अल्टीमेटली इनका भी एम डिप्लॉइड ही स्ट्रक्चर बनाना है। भाई डिप्लॉइड नहीं बनाएंगे तो 23 पेयर अकेला क्या करेगा, सॉरी 23 क्रोमोसोम अकेला क्या करेगा, 23 क्रोमोसोम को अकेले को पेयर भी तो चाहिए ना। तो पेयरिंग कैसे होगी, पेयरिंग तब होगी जब दो हैप्लॉइड यानी कि दो सिंगल लोग मिलेंगे, तभी तो पेयरिंग होगी। तो यहाँ पे मेल और फीमेल की गैमीट्स कंबाइन करेंगे और जाइगोट बनाएंगे। अब ये जाइगोट क्या हो गया, अब ये जाइगोट कैसा हो गया, डिप्लॉइड हो गया। तो यही चीज मैं बहुत देर से बता रही हूँ, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, मियोसिस, माइटोसिस। नेक्स्ट है हाउ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस डिफर्स फ्रॉम प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, यानी कि जो मियोसिस का प्रोफेज है वो माइटोसिस के प्रोफेज से डिफरेंट कैसे है, और इसमें डॉटर सेल्स पर क्या अंतर, यानी कि क्या किस तरह से डॉटर सेल्स को ये अफेक्ट करता है। तो इसका आंसर देखो आप, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस हैज 5 सब स्टेजेस, इसमें 5 स्टेजेस होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैसिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। देखो पैसिटीन में आपका क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, वही जब हमने रेड और ब्लू वाला रिकॉम्बिनेशन बताया था। तो जेनेटिक मटेरियल जिस स्टेज पर एक्सचेंज होता है उसको आप पैसिटीन बोलते हो, या कुछ अलग प्रोनाउंसिएशन आप करते हो तो अलग है, बाकी इट इज कॉल्ड एज पैसिटीन। through crossing over and chiasma formation which does not occur in prophase of mitosis, यानी कि जो मियोसिस के प्रोफेज में काम हो रहा है वो माइटोसिस में नहीं होता, क्योंकि मियोसिस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वेयर एज माइटोसिस क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं, सिंपल प्रोसेस है। तो इसलिए ये जो इसमें जो डिवीजन हो रहे हैं वो भी कैसे हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। एज अ रिजल्ट द डॉटर सेल्स हैव अ वेरिएशन, डॉटर सेल्स में क्या होगा, वेरिएशंस होगा। वेरिएशन क्यों होगा, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स फादर से आएंगे, कुछ कैरेक्टर मदर से आएंगे, और डॉटर सेल्स जो होगी उसमें क्या होगा, वेरिएशन होगा। जैसे कि वी आर नॉट जस्ट लाइक द कार्बन कॉपी ऑफ आवर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स की बिल्कुल कार्बन कॉपी तो है नहीं, क्यों, क्योंकि हम में वेरिएशंस है। वेयर एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशंस नहीं होते। नेक्स्ट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ काइज्मा फॉर्मेशन, यानी कि ये जो क्रॉसिंग ओवर है इसको ये क्यों बनता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो क्रॉसिंग ओवर अगर एक सपोज करो ये आपका एक डीएनए इधर से ये स्पिंडल फाइबर बना, ये यहाँ पे देखो आप थोड़ा छोटा बनाते हैं तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ये सपोज करो एक डीएनए बना और ये सपोज करो अलग बना, तो ये वाला जो पार्ट है इसको आप यहाँ पर ये क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर, यानी कि इधर इंफॉर्मेशन इधर क्या हो रही है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पर, तो ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर एक प्रॉपर काइज्मा यानी कि एक प्रॉपर लोकेशन का होना इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस, बहुत बार पढ़ चुके हैं मियोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, मियोसिस का इंपॉर्टेंस है वेरिएशंस लाना, एकदम हमको याद हो गया है। नेक्स्ट अभी कुछ वन वर्ड के आंसर है जिनके आपको रीजनिंग करनी है। ओके, द माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। सी दिस क्वेश्चन आई टोल्ड यू बिफोर, व्हेन जब हमने क्लास स्टार्ट किया तो तभी आपको बताया था कि माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। वही सेम क्वेश्चन आपका आ गया कि इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं क्योंकि जितने क्रोमोसोम पेरेंट में होते हैं उतने ही क्रोमोसोम क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग में होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। Mitosis is called equational division because during mitosis the cell divide equally into two daughter cell, क्योंकि ये इक्वली डिवाइड कर रही है, सेल कैसे डिवाइड कर रही है, इक्वली डिवाइड कर रही है डॉटर सेल्स में, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोल रहे हैं। और इक्वेशनल डिवीजन इसको इसलिए भी बोलते हैं, रिटर्न लिखा नहीं है यहाँ पे, बट इसको इक्वेशनल डिवीजन इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि क्रोमोसोम नहीं चेंज हो रहा, रिडक्शन नहीं हो रहा क्रोमोसोम में। द मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन क्यों बोल रहे हैं मियोसिस को, मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन हम
मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स बन रही हैं, वहां पर 2 डॉटर सेल्स बन रही हैं, यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स बन रही हैं और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जा रहा है। बार बार आपको यही सेम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है, उधर क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हो रहा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है तो हैप्लॉइड बोलोगे, क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता तो डिप्लॉइड बोलोगे। तो आप अब तक समझ गए होंगे कि ये टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेक्स सेल इज हाफ। फिर रीजनिंग आपसे पूछ रहा है कि क्रोमोसोम नंबर सेक्स सेल में हाफ क्यों हो रहा है, क्योंकि क्रोमोसोम आर द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी, कैरियर्स है हेरिडिटी का। सॉरी शायद मिस हो गया ना क्वेश्चन, हाँ गैमीट मस्ट बी प्रोड्यूस बाय मियोसिस। ओके ये मैंने उल्टा कर दिया शायद क्वेश्चन का आंसर, फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 था गैमीट मस्ट बी प्रोड्यूस बाय मियोसिस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि गैमीट मियोसिस से ही बननी चाहिए, माइटोटिक डिवीजन नहीं होना चाहिए गैमीट में, मियोसिस ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर माइटोटिक डिवीजन हो गया तो गैमीट्स कैसी बन जाए, पहली बात तो हो गई नहीं, और अगर पॉसिबल नहीं है, अगर हुआ तो गैमीट जो बनेंगी वो कैसी होंगी, 2n होंगी, और फिर फीमेल गैमीट भी कैसी हो गई 2n, और ये कंबाइन करके क्या बनाएगा 4n, तो ये तो पूरा एकदम खतरनाक हो जाएगा, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए जो गैमीट बनेंगी वो कैसी बनेंगी, हैप्लॉइड बनेंगी। तो यही चीज इसका रीजनिंग पूछ रहा है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम आर द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। अच्छा हमने सुना होगा कि हम कहते हैं क्रोमोसोम कैरियर्स है, भाई हमारे क्रोमोसोम जैसे होंगे वैसे ही थोड़ा हमारे अंदर चीजें होती हैं, ऐसा क्यों, क्रोमोसोम कैरियर क्यों है, क्रोमोसोम क्रोमोसोम आर द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी इसलिए है कि क्रोमोसोम में एक यूनिट होती है जिसको हम जीन बोलते हैं, हमेशा सुना होगा ना, ये तो हमारे जीन में है, यानी कि ये ऐसा तो मतलब हमारे पूर्वज भी करते थे जैसा हम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न आपका क्या हो रहा है कि आपके फैमिली से आता जा रहा है, क्रोमोसोम में जीन प्रेजेंट होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। तो इसीलिए क्रोमोसोम को हेरिडिटरी मटेरियल यानी कि कैरियर बोला जाता है हेरिडिटरी मटेरियल का। क्यों? क्योंकि वो जीन को कैरी करता रहता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता रहता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उसको आगे ट्रांसफर करता रहता है। तो इसको आप क्या बोलोगे कि क्रोमोसोम कैरियर्स हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन के। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है डिफरेंशिएट। अब ये तो इतना हमने मियोसिस और माइटोसिस पढ़ लिया है कि हम डिफरेंशिएट आराम से आंख बंद करके भी कर सकते हैं कि माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, कैसे नेचर की होंगी, डिप्लॉइड, मियोसिस में हैप्लॉइड होंगी। पर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये माइटोसिस आपके कौन से सेल्स में होगा, सोमैटिक सेल्स में, whereas मियोसिस आपके कहाँ होगा, जनरेटिव सेल मींस जर्म सेल्स, आप समझ सकते हो इसको, यहाँ पे जर्म सेल्स लिख लेना, जर्म सेल्स में होगा मियोसिस। नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स अ सिंगल डिवीजन, यानी कि माइटोसिस में डिवीजन कैसा होता है, माइटोसिस में डिवीजन एक बार सिंगल डिवीजन होता है और उससे 2 डॉटर सेल्स बन जाती है, whereas मियोसिस में ऐसा नहीं होता, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, डिवीजन भी कॉम्प्लेक्स होगा, 2 बार डिवीजन होगा और फिर 2 डॉटर सेल्स नहीं बनेगी, भाई डिवीजन 2 बार करेगा तो 2 नहीं डॉटर सेल्स नहीं बनेंगी, कितनी बनेंगी, 4 डॉटर सेल्स बनेंगी। क्यों बनेंगी, सेम क्रोमोसोम को नंबर को मेंटेन करने के लिए। ओके नेक्स्ट देखिए प्रोफेज इज शॉर्ट एंड सिंपल। भाई माइटोसिस सिंपल है तो उसका प्रोफेज भी कैसा होगा, सिंपल। नेक्स्ट है प्रोफेज इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन। इनका प्रोफेज कैसा होगा, मियोसिस का लॉन्गर ड्यूरेशन का होगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, हाफ होंगे। इक्वेशनल डिवीजन इसको बोलोगे और इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शनल डिवीजन। नेक्स्ट माइटोसिस ब्रिंग्स अबाउट ग्रोथ, रिपेयर एंड हीलिंग। माइटोसिस बेसिकली कहां देखने को मिलता है, ग्रोथ करने में, रिपेयर करने में, हीलिंग करने में। और मियोसिस क्या करता है, गैमीट्स बनाता है, क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट मेंटेन करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, यानी कि जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, गैमीट्स के थ्रू ही तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो गैमीट्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में अंतर क्या होता है, हमको ये समझना है। हमको ये तो समझ आता है कि न्यूक्लियस, हम सोचते हैं कि ये भैया सेल है, ये न्यूक्लियस है। अब कभी कोई बोलता है कि इसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और कुछ टाइम पे कभी कभी लोग इसको कह देते हैं कि इसके अंदर क्या नाम है, क्रोमैटिड प्रेजेंट है। तो क्या ये दोनों अलग अलग चीज है, नहीं, ये दोनों सेम चीज है। डिफरेंस इसमें ये है कि जब क्रोमैटिड प्रेजेंट होता है तो वो कुछ ऐसे गुच्छे के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसे उलझा हुआ धागा है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो उलझा हुआ धागा बोल सकते हो इजी लैंग्वेज में। लेकिन जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ये थ्रेड्स आपको इस तरह से दिखने लगते हैं, यानी कि कंडेंस फॉर्म में हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस है क्रोमोसोम और क्रोमैटिड में, गुच्छे की तरह है, क्रोमैटिड बोल रहे हैं,
कंडेंस हो रहा है, प्रॉपर आपको थ्रेड्स देखने को मिल रहे हैं, तो वो क्रोमोसोम हो रहे हैं। Uncondensed form of nucleoprotein is called as chromatin. Condensed form of nucleoprotein is called as chromosome. Seen in interphase stage of cell division, कौन से फेज में आपको क्रोमैटिन दिखता है? इंटरफेज में आपको क्या दिखेगा? क्रोमैटिन, ये क्रोमैटिन फॉर्म में दिखेगा, और एम फेज में आपको किस फॉर्म में दिखेगा? क्रोमोसोम। कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी कि आपकी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनको ये क्रोमैटिन क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी कि हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है। लेकिन जब यहाँ पर क्या होगा? डिवीजन, जब ये डिवाइड होने लगता है हेरिडिटरी की तरह, तब ये काम करता है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम बेसिकली जीन को कैरी करता है। तो जब तक ये क्रोमैटिन है तब तक ये मेटाबॉलिक में हेल्प कर रहा है, लेकिन जब ये क्रोमोसोम में डिवाइड हो रहा है, यानी कि कंडेंस हो रहा है क्रोमोसोम, जब हम इसको बोल रहे हैं, तो ये किसमें हेल्प कर रहा है? जेनेटिक वेहिकल की तरह। ठीक है, इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ले जाने के लिए। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस, सेंट्रीपिटल। फिजिक्स में हमने पढ़ा है कुछ सेंट्रीफ्यूगल के बारे में। जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ द साइटोप्लाज्म फॉलोइंग कैरियोकाइनेसिस व्हेन द सेल प्लेट फॉर्मेशन बिगिंस इन द सेंटर एंड प्रोसीड्स टुवर्ड्स आउटवर्ड। यहाँ पर जो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है ये आउटवर्ड्स हो रहा है, यानी कि आउटवर्ड की तरफ आपको दिख रहा है। कैरियोकाइनेसिस के टाइम पर जो बीच में एक सेल प्लेट बनेगी वो आपको दूर ऐसे आउटवर्ड्स भेजेगी। वेयर एज सेंट्रीपिटल तब बोलोगे जब अंदर की, सेंट्रीपिटल तब बोलोगे जब जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने लगेगा, यानी कि जो प्लेट है वो आपस में कंस्ट्रक्ट करेगी डीएनए को। तो ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल हो गया। अब ये होता कहाँ पर है? जितनी भी प्लांट सेल है वो सेंट्रीफ्यूगल फॉलो करती है, और जो एनिमल्स होते हैं वो सेंट्रीपिटल फॉलो करते हैं। सेंट्रीपिटल भी एक बार हम देख लेते हैं। व्हेन द सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट्स कंस्ट्रिक्टिंग, सेल मेम्ब्रेन क्या हो रही है? कंस्ट्रिक्ट कर रही है फ्रॉम द साइड्स and proceeds inward and proceeds अंदर की तरफ जा रही है। the mother cell is divided, और उस टाइम पे क्या हो रहा है? मदर सेल डिवाइड हो जा रही है। एक सपोज को ऐसे समझ सकते हो, सपोज करो ये सेल प्लेट से नहीं समझ रहे, सपोज करो ये ऐसे बल्ज्ड करके अलग हो गई, तो ये आउटवर्ड्स की तरफ जा रही है, तो आप इसको क्या बोलोगे? सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन सपोज करो ये सेल मेम्ब्रेन ऐसे कंस्ट्रक्ट होती जा रही है, और कंस्ट्रक्ट होके ये दो में डिवाइड हो जा रही है, तो इसको आप क्या बोलोगे? सेंट्रीपेटल। तो जब आउटवर्ड्स हो रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल, जब इनवर्ड्स हो रहा है तो सेंट्रीपेटल। नेक्स्ट आपका आता है एनाफेज ऑफ, बस कुछ ही क्वेश्चंस हैं हमारे पास अब और। ओके, नेक्स्ट है आपका एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड एनाफेज ऑफ मियोसिस। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था कि प्रोफेज में क्या हो रहा है, उसी तरह हम इसमें पढ़ेंगे कि एनाफेज ऑफ माइटोसिस में क्या होगा और एनाफेज ऑफ मियोसिस में क्या होगा। ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ माइटोसिस सेंट्रोमियर क्या करेगा? हमारा डिवाइड करेगा। सेंट्रोमियर आपको पता होगा, सपोज करो ये आपका इधर आपने डीएनए बनाया, यहाँ बीच में सेंट्रोमियर है, इधर और डीएनए, तो ये बीच में क्या करता है? पकड़ के रखता है, दोनों भागने नहीं देता, दोनों को क्या करता है? सपोर्ट देता है, पकड़ के रखता है। द स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव ऑपोजिट पोल। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करके कहाँ चले जाएंगे? दूर दूर ऑपोजिट पोल पे चले जाएंगे। तो ये एनाफेज ऑफ माइटोसिस के टाइम पर होगा। क्रोमोसोम अपार्ट हो जाएंगे, ताकि जब दो डॉटर सेल्स बनेंगी तो इक्वल अमाउंट का क्रोमोसोम जाएगा। अब ये आप मत कंफ्यूज होना कि ए माइटोसिस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि माइटोटिक में तो स्पिंडल फाइबर होगा, लेकिन ए माइटोसिस में डायरेक्ट होता है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। एनाफेज ऑफ मियोसिस में क्या हो रहा है? विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जब आपने मतलब डिटेल में पढ़ा होगा तो वहां पे आपने माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ा होगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली आपको स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे इनका जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 का होता है। इसको हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। विद द कंट्रैक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द स्पिंडल apparatus, यानी कि स्पिंडल apparatus के जो ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर है जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हर हमारा क्रोमोसोम, जो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है, with its two chromatid and unbroken centromere unlike start moving toward the opposite pole। यानी कि इसमें भी क्या हो रहा है? ऑपोजिट पोल पर जा रहा है, और यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो ब्रोकन नहीं हो रहा, वो अनब्रोकन है। नेक्स्ट आपका है मियोसिस एंड जाइगोटिक मियोसिस। क्या होता है ये देखिए, गेमेटिक मियोसिस और जाइगोटिक मियोसिस में क्या अंतर है? When the reproductive cell of a diploid organism undergoes meiosis, यानी कि जब आपकी रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की, भाई कॉमन सेंस लगाओ कि हम क्या होगा, हम क्या है? हम डिप्लॉइड है, हम हैप्लॉइड नहीं है। हमारी गेमीट्स हैप्लॉइड है, बट हम कैसे हैं? डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। यानी कि हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जो गेमीट्स हम फॉर्म करेंगे वो कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। तो उसी तरह यहाँ पर बोल रहा है कि गेमेटिक मियोसिस क्या है? जब रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ अ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जब वो मियोसिस करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? हैप्लॉइड गैमीट्स बनाएंगे। इसको आप बोलते हो गेमेटिक मियोसिस।
अब यहाँ पर जाइगोटिक मेयोसिस भी समझ लेते हैं। कुछ एल्गी, कुछ फंजाई, ये सारे हेप्लॉइड अडल्ट हैं। कैसे हैं? हेप्लॉइड। जैसे कि हम कैसे हैं? डिप्लॉइड है, गैमीट्स कैसे बनाएंगे? हेप्लॉइड। लेकिन इनमें क्या नाम है? जो अडल्ट है वो खुद ही हेप्लॉइड है, और ये गैमीट्स भी कैसे बनाएगा? हेप्लॉइड बनाएगा, जो कि बाद में क्या बन जाएगा? डिप्लॉइड बन जाएगा। लेकिन ये जाइगोट मियोसिस करेगा और बाद में हेप्लॉइड स्पोर बना देगा। क्या बना देगा? हेप्लॉइड स्पोर। यानी कि जो इनकी मेन प्लांट मतलब मेन बॉडी होगी वो कैसी होगी? हेप्लॉइड। हमारी जो मेन बॉडी होती है वो कैसी होती है? डिप्लॉइड। हम अल्टीमेटली एंड में जाके हमें क्या बनना है? डिप्लॉइड ही बनना है। हम गैमीट हेप्लॉइड बना रहे हैं, लेकिन हमें कैसा बनना है? डिप्लॉइड। उसी तरह इनमें क्या है कि इनकी बॉडी हेप्लॉइड है, तो एंड में जाके इन्हें अल्टीमेटली क्या बनना है? हेप्लॉइड बनना है। तो यहाँ तक ये डिवीजन छोड़ सकते थे जाइगोट बना के, लेकिन ये नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि इनकी पेरेंट बॉडी कैसी है? अडल्ट की, हेप्लॉइड। तो इसलिए ये और डिवीजन करेंगे, स्पोर्स बनाएंगे जो किस नेचर के होंगे? हेप्लॉइड। हेप्लॉइड नेचर के स्पोर्स क्यों बनाएंगे? जस्ट सेम थिंग, क्रोमोसोम के नंबर को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। डिवीजन हम आज कंप्लीट कर लेंगे, जितने भी हमारे पास डिविजन्स हैं। साइटोकाइनेसिस में आपको बोलेगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, कैरियोकाइनेसिस में आपको बोलेगा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस के बाद आपको कैरियोकाइनेसिस देखने को मिलेगा। भाई साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस है, तो जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा तभी आपका क्या नाम है? न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। कैरियोकाइनेसिस मींस क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और इसमें क्या होगा? इट इज द फर्स्ट डिवीजन। नेक्स्ट है काइस्मेटा एंड क्रॉसिंग ओवर। देखो, इट इज द पार्ट ऑफ अटैचमेंट, यानी कि काइस्मेटा, इसको प्रोनाउंस हमें अच्छे से करना है, काइस्मेटा। ठीक है, काइस्मेटा हमारा पार्ट ऑफ अटैचमेंट है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जहां पर आके मिलती है, यानी कि सपोज करो सिस्टर नहीं है, दो सहेलियां आपस में आके मिल ली, तो वो क्या हो गया? उनका जो मतलब जिस जगह वो मिली उसको आप काइस्मेटा समझ लो, थोड़ा बढ़िया नाम भी है, काइस्मेटा। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर में, क्रॉसिंग ओवर के टाइम होगा क्या? क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा। यानी कि सपोज करो मेल का जेनेटिक मटेरियल, फीमेल का जेनेटिक मटेरियल आपस में क्या कर रहा है? क्रॉसिंग ओवर कर रहा है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है। सेंट्रोजोम और सेंट्रोमियर में क्या अंतर है? सेंट्रोजोम ये एक ऑर्गेनेली है एनिमल सेल का। सेंट्रोमियर क्या है? नॉन स्टेनेबल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है एट विच टू क्रोमैटिड्स जॉइन, यानी कि जहां से दो क्रोमैटिड्स क्या करते हैं? जॉइन करते हैं। नॉन स्टेनेबल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, सपोज ये क्या है आपका? सेंट्रोमियर। यहां से क्या कर रहे हैं? ये दो क्रोमैटिड्स आपस में क्या कर रहे हैं? जॉइन कर रहे हैं, तो इसको आप क्या बोलते हो? सेंट्रोमियर। इट कंटेन्स टू सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम के अंदर कितने सेंट्रियोल्स होते हैं? दो, जो कि ऑपोजिट पोल पे जाते हैं सेल डिवीजन के टाइम पर, और ये अटैचमेंट में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? स्पिंडल फाइबर्स के अटैचमेंट में। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल और एनिमल सेल में हमें देखना है कि साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड करता है। तो यहाँ पर प्लेट का फॉर्मेशन होता है, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल क्यों बोल रहे हैं? आउटवर्ड्स, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल। प्लेट फॉर्मेशन इसमें नहीं होता, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। कॉन्स्ट्रिक्शन यानी, अभी देखो हमें डायग्राम से समझते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपेटल। कंस्ट्रक्शन सेंट्रीपेटल, आउटवर्ड्स सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल के टाइम पर प्लेट फॉर्मेशन इन साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में टेक्स प्लेस, whereas in animal cell में absent. I hope this much is clear. नेक्स्ट है डायग्राम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। ओके, डायग्राम बेस में आप देखो, आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। इसमें आपको बेसिकली क्या करना है? माइटोसिस की स्टेजेस को आइडेंटिफाई करना है कि ये पहला स्टेज कौन सा है। ये देखो आपको जो पहला स्टेज लिखा है ये आनाफेज है। दूसरा स्टेज में आपको क्या हो रहा है कि ये जो क्रोमोसोम अभी देखो अरेंज नहीं है, अब यहाँ पर ये अरेंज हो गए, तो ये मेटाफेज है। लास्ट में ये क्या हो रहे हैं? दोनों अलग अलग, यानी कि स्पिंडल फाइबर इनको ऑपोजिट पोल्स में लेके चला जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? यहाँ पर आप बोलोगे कि टीलोफेज कंडीशन आ गई। तो ये किस यहाँ पे लेबलिंग आपको बता रहा है कि वन पार्ट को इसको क्या बोलोगे? आनाफेज में जो फर्स्ट वाला पोर्शन है उसको सेंट्रियोल बोल रहे हो। ये देखो इस तरह से लिखा हुआ है, आनाफेज में फर्स्ट वाले पोर्शन को आप सेंट्रियोल बोल रहे हो। तो इस डायग्राम वाले पीडीएफ को, ये डायग्राम वाले जो क्वेश्चन है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
और अभी हम लोग ने जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे एक बार देख लेते हैं हमने आज क्या क्या कंप्लीट करा है हम लोग ने। ओके सो हमने शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए कि सेल डिवीजन का बेसिक पढ़ लिया, 2 काइंड्स के सेल डिवीजन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद जो भी हमारे वन वर्ड के क्वेश्चंस जितने बन सकते थे वो करा, हैप्लॉइड डिप्लॉइड की हमने काफी चीजें समझ ली और आपके ये 17-18 क्वेश्चंस हो गए हैं। रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, डिफरेंशिएशन, तो इतना हमारा डिस्कशन हो गया है। अब हमारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हम लोग इसको नेक्स्ट टर्न पे सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस एक्सप्लेन हुए हैं उसकी पीडीएफ आप ऐप पे डाउनलोड कर सकते हो विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ऐप पे जा सकते हो, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद जो भी चीजें आप इसको रिवीजन कर सकते हो एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू पीपल कैन go there and download the PDF from the app. Okay, so we have completed this much portion and last one second, I am saying कि 4n वाला condition नहीं हो सकता, this 2n वाला condition. Okay, thank you everyone.